नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवकुमार मौर्य एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 12 से धारा 21 तक विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बल सदस्यों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आरपीएफ एक्ट 1957 संशोधित 1985 एवं 2003। धारा 12 में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार बल सदस्यों को दिया गया है। इसमें उल्लिखित किया गया है कि कोई बल सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना और वारंट के बिना निम्नलिखित को गिरफ्तार कर सकेगा। नंबर 1 में है, ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसकी किसी अन्य बल सदस्य को जो ऐसे सदस्य के रूप में कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है या उसको ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने से वंचित करने या भय उत्पन्न करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्य के कानूनी रूप से पालन में की गई या किए जाने के लिए प्रयातित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा चोट कारित करने का प्रयत्न करता है अथवा सदोष अवरुद्ध करता है या सदोष रोक करने का प्रयत्न अथवा हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है अथवा आपराधिक बल का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की धमकी देता है या प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ, कोई बल सदस्य जो अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है, अपने कर्तव्य पालन में लगा हुआ है, उस दौरान उसके कर्तव्य पालन में कोई व्यक्ति बाधा करे, उसको कर्तव्य पालन करने से रोके, उसको डराए धमकाए या उस पर हमला करे या उसका काम करने से रोकने के लिए उसको स्वेच्छा चोट पहुंचाए या उस पर हमला करे या हमला करने का प्रयत्न करे, ऐसा आपराधिक बल प्रयोग करे तो या धमकी दे, तो ऐसे बल सदस्य को हम बिना वारंट बल सदस्य द्वारा उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा में उल्लिखित है कि ऐसे किसी व्यक्ति की जो संज्ञेय अपराध से संबद्ध रहा हो या इसके विरुद्ध उसके ऐसे संबद्ध रहने का समुचित संदेह हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपको मालूम है कि ये व्यक्ति संज्ञेय अपराध किया है, उससे जुड़ा हुआ है या उसके ऊपर संदेह है या ऐसी परिस्थिति में अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए सावधानियां बरतता हुआ पाया जाता है, जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न हो कि वह ऐसी सावधानियां ऐसा संज्ञेय अपराध करने के लिए बरत रहा है जो रेल संपत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों से संबंधित हो। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस व्यक्ति को आप देखते हैं, जिसके प्रति आपको लग रहा है कि वो संज्ञेय अपराध किया है या संज्ञेय अपराध से संबंध है या रेल के परिक्षेत्र में अपनी उपस्थिति को अपने को छुपाने का प्रयत्न इसलिए कर रहा है कि छुप करके कोई संज्ञेय अपराध करेगा और ऐसा संज्ञेय अपराध जो रेल संपत्ति से संबंधित होगा, यात्री परिषद से संबंधित होगा और यात्रियों से संबंधित होगा, तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट में, ऐसे किसी व्यक्ति को छिपाने के लिए सावधानियां ऐसी परिस्थितियों में बरतता हुआ पाया जाता है जिनसे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न हो कि वह ऐसी सावधानियां रेल संपत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों की चोरी करने या उसे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बरत रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति जो अपने आप को छिपाने के लिए कोई सावधानी कर रहा है, ऐसा सावधानी कर रहा है कि ऐसा करें तो छुप जाए और छुपने के बाद अपराध कर दें, रेल संपत्ति से संबंधित अपराध कर दें, यात्री परिसर से संबंधित अपराध कर दें और या यात्रियों की चोरी करने या उसे नुकसान पहुंचाने संबंधित अपराध कर दें, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट बल सदस्य गिरफ्तार कर सकता है। चौथा पॉइंट में, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है जो रेल संपत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों से संबंधित किसी काम करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन के लिए आसन खतरा संभव है या संभव होने की संभावना है। इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयत्न कर रहा है, उसका वो अपराध उस व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा या खतरे की संभावना हो जाएगी जो व्यक्ति वो रेल सेवक, रेल संपत्ति, यात्री परिसर या यात्रियों से संबंधित कोई काम कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, तो उसके लिए भी खतरा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। अगली धारा है धारा 13, बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार। जैसा कि इसके हेडिंग से ही स्पष्ट है कि बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार आरपीएफ को दिया गया है। इसमें उल्लिखित है कि
जब कभी किसी बल सदस्य को जो प्रधान आरक्षी के पद से नीचे का न हो विश्वास करने का कारण हो कि धारा 12 में उल्लिखित अपराध हुआ हो या होने की संभावना है और अपराधी को भाग जाने या साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी का वारंट प्राप्त नहीं हो सकता, तो उसे अधिकार है कि वह उसे वहीं रोके और उसके शरीर और सामान की तलाशी ले और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे जिसके संबंध में ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उसने वैसा अपराध किया है। इसका अर्थ यह हुआ धारा 13 के क्लास 1 में कि कोई बल सदस्य जो प्रधान आरक्षी के पद से नीचे का न हो, अगर उसको लगता है कि धारा 12 में जो अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, उसके द्वारा अपराध किया गया है या अपराध होने की संभावना है, तो उस अपराधी को वो भाग ना जाए अपराध करके या साक्ष्य को अपराध से संबंधित साक्ष्य को छिपा ना दे, उसको ऐसा मौका दिए हुए बिना ही अगर हमको तलाशी का वारंट प्राप्त नहीं हो सकता तो हम उसे बिना वारंट उसको रोकेंगे और उसको बिना वारंट तलाशी ले सकते हैं। तो धारा 13 में बिना वारंट तलाशी लेने का मतलब उसका व्यक्तिगत तलाशी लेने के लिए कि उसके शरीर और सामान की तलाशी ले कि उसके पास क्या है, चोरी का सामान, रेलवे से संपत्ति चोरी का सामान तो नहीं है। तो इस धारा 13 में ये अधिकार दिया गया है कि वो बिना वारंट के लिए कि यदि हम उसको वारंट लेने का प्रोसेस में जाएंगे तो वो व्यक्ति वहाँ से भाग सकता है, साक्ष्य मिटा सकता है, तो इसलिए वो ऐसा ना कर पाए, इसलिए हम अधिकार दिया गया है तो हम उसको रोक करके बिना वारंट के ही तलाशी ले सकते हैं। ऐसा अधिकार यह धारा हमको प्रदान करती है। इसके धारा क्लास 2 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तलाशी संबंधित आदेश जहाँ तक संभव हो उन तलाशियों पर भी लागू होंगे जो इस धारा के अनुसार की जाए। मतलब इस धारा के अनुसार जो भी तलाशी आप करेंगे उसकी जो प्रक्रिया होती है वो CRPC के तहत ही की जाएगी। तो CRPC की धारा 51 में बताया गया है कि व्यक्तिगत जो उसकी जमा तलाशी ली जाती है कैसे ली जाती है, तो उसी तरह की जाएगी। अगली धारा है धारा 14 गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई। बल का कोई सदस्य इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी करता है तो बिना उचित विलंब के उस गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रति विस्तृत रिपोर्ट के साथ सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में उस व्यक्ति को निकटतम थाने में ले जाएगा या भिजवाएगा। तो इसमें करा कि बल का कोई सदस्य अगर इस अधिनियम का गिरफ्तार करता है तो बिना विलंब किए हुए उस गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रति पूरी रिपोर्ट बना करके उसको सौंप दिया जाएगा। नोट में है वर्ष 2003 में संशोधन करके पुलिस अधिकारी को के स्थान पर पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की परिस्थिति जन विशिष्ट रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया है। इस धारा में धारा वर्ष 2003 में 3 से पहले सिर्फ पुलिस अधिकारी को लिखा गया था। अब उसमें धारा वर्ष 2003 में संशोधन करके पुलिस अधिकारी को की जगह पर पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रतिजन विस्तृत रिपोर्ट के साथ, मतलब पहले सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपा जाता था, अभी गिरफ्तार व्यक्ति को एक लिखित रिपोर्ट बना करके सौंपा जाएगा। ऐसा संशोधन हो गया है। अगली धारा है धारा 15 बल के सदस्य निरंतर कार्य पर माने जाएंगे और भारत के किसी भाग में नियुक्त किए जाएंगे। जैसा कि हेडिंग से स्पष्ट है कि जो बल सदस्य इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं वो निरंतर मतलब लगातार मतलब 24 आवर अपने ड्यूटी पर माने जाएंगे। ऐसे तो ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है 8 घंटा 12 घंटा की, इसके बाद भी आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, ड्यूटी ली जा सकती है, इसका अर्थ यही हुआ। और भारत के किसी भी भाग में कहीं भी आपकी नियुक्ति हो सकती है क्योंकि सेंट्रल एम्प्लॉई है। इसके धारा क्लॉज 1 में उल्लिखित है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बल सदस्य सदैव ड्यूटी पर समझा जाएगा और भारत के भीतर किसी भी स्थान पर किसी भी समय तैनात किया जाएगा। क्लास 2 में है बल का कोई भी सदस्य अपने को इस अधिनियम के कर्तव्यों के अलावा किसी नियोजन या व्यापार में नहीं लगाएगा। धारा 15 क्लास 2 में है कि कोई सदस्य इस अधिनियम के कर्तव्य में जो कर्तव्य बताए गए हैं उसके अलावा दूसरे व्यापार धंधा में अपने आप को नहीं लगाएगा। अगली धारा धारा 15 का में संशोधन करके इसमें धारा का जोड़ा गया है। इसमें बताया गया संघ आदि बनाने के अधिकार की व्यावत शर्तें। संघ मतलब एसोसिएशन।
धारा 15 के क्लाज 1 में है, कोई बल सदस्य केंद्रीय सरकार की या निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना का किसी व्यवसाय संघ, श्रम संघ या राजनीतिक संघ या किन्हीं व्यवसाय संघों, श्रम संघों या राजनीतिक संघों की किसी वर्ग का सदस्य नहीं होगा। मतलब कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार के बिना अनुमति के या आरपीएफ के विभाग के अधिकारी की अनुमति के बिना करा किसी संघ का, श्रम संघ का, व्यवसाय संघ का, श्रम संघ का, राजनीतिक संघ का वो सदस्य नहीं बनेगा। खा में है, ऐसी किसी अन्य सोसाइटी, संस्था, संघ या संगठन या जिसे बल के भाव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा जो बिल्कुल सामाजिक आमोद प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकार का नहीं है, सदस्य नहीं होगा या उसके साथ किसी भी रूप में संयुक्त नहीं होगा। कहने का मतलब अगर कोई संगठन सामाजिक आमोद प्रमोद का है, मनोरंजन का है, धार्मिक प्रकार का है, तो उसमें उसका सदस्य हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई है जिसको बल के भाव की मान्यता प्राप्त नहीं तो उसका सदस्य वो नहीं होगा, नहीं उसके साथ में उससे जुड़ेगा। गा में है, समाचार पत्रों से संपर्क नहीं करेगा या कोई पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा, सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसा कोई संपर्क या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के स्वाभाविक पालन में है, अथवा वह बिल्कुल साहित्यिक, कलात्मक उसकी कर्तव्यों को स्वाभाविक कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकार का है अथवा निर्धारित प्रकृति का है। क्लास 2 में है, कोई बल सदस्य किन्हीं राजनीतिक प्रयोजनों के लिए या ऐसे किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए जो निर्धारित किए जाएं, व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा संगठित किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या उसकी किसी बैठक को संबोधित नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। क्लास 2 में राजनीतिक प्रयोजन के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल इशू है, उससे संबंधित कोई संस्था है, उसकी मीटिंग है, उसका जुलूस है, उसमें वो भाग नहीं लेगा, न तो रैली वगैरह में एज ए नेता, एज ए कर्मचारी, एज ए सदस्य पार्टी का संबोधित नहीं करेगा। अगली धारा है धारा 16, मुअत्तली के समय बल सदस्यों की जवाबदेही। मुअत्तली मतलब सस्पेंशन, निलंबन। बल का कोई सदस्य मुअत्तली के कारण बल की सदस्यता से खारिज नहीं माना जाएगा और मुअत्तली के समय वह उन जवाबदेही, अनुशासन और दंडों के अधीन माना जाएगा जिसके अधीन वह माना जाता यदि वह कार्य पर होता। तो इसमें बताया गया है कि किसी बल सदस्य को किसी अपराध के संबंध में प्रथम दृष्टया उसको जब निलंबित किया जाता है तो निलंबन से यह नहीं माना जाएगा कि वो बल का सदस्य नहीं रह गया, सदस्यता खारिज हो गई, और निलंबन के दौरान भी उसकी जवाबदेही रहेगी, वो डिसिप्लिन में रहेगा और दंड के अधीन माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? जैसे वह ड्यूटी पर होता उसी तरह उसको माना जाएगा। मैंने नोट में इसमें उल्लिखित किया है कि निलंबन के समय बल सदस्यों के क्या कर्तव्य होते हैं जिसे रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 143 में बताया गया है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। नियम 143 क्लास 1 बताया गया है कि बल सदस्य अपने निलंबन के होते हुए भी निलंबन की अवधि के दौरान बल सदस्य बना रहेगा, किंतु सदस्य की हैसियत में उसमें निहित शक्तियाँ परास्थगत रहेंगी और वह उन्हीं उत्तरदायित्व और अनुशासन और शक्तियों के अधीन हो रहेगा जिसके अधीन वह तब होता जब वह ड्यूटी पर होता। मतलब उसके वो डिसिप्लिन, जिम्मेदारी, सब कुछ उसके ऊपर रहेगी। इसकी क्लास 143 क्लास 2 बताया गया कि प्रत्येक ऐसा बल सदस्य अपने निलंबन की अवधि के दौरान अपने मुख्यालय में या ऐसे स्थान पर जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ठहरेगा और हाजिरी के लिए प्रतिदिन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। निलंबन के दौरान बल सदस्य का एक कर्तव्य होता है, उसको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, अनुशासनिक अधिकारी द्वारा बता दिया जाता है कि सुबह शाम वो हाजिरी देता है, और जहाँ बताया जाता है जिस कार्यालय में जिस जगह पे वहाँ पे वो सुबह शाम हाजिरी देता है। परंतु अनुशासनिक प्राधिकारी विशेष कारणों से सदस्य को निर्दिष्ट अवधि के लिए स्टेशन छोड़ने की लिखित अनुमति दे सकेगा। जिस अनुशासनिक अधिकारी ने उसे निलंबित किया है उसकी लिखित अनुमति पे वो बल सदस्य जिसे निलंबित किया गया है इस हेडक्वार्टर छोड़ सकता है, परंतु अनुमति मिलने पर। और ऐसे निलंबन के वापस लिए जाने पर ऐसी अनुपस्थिति की अवधि
शोध छुट्टी के रूप में उस दशा में भी नियमित की जाएगी। तो जो उसने निलंबन के दौरान छुट्टी लिया है अनुशासनिक अधिकारी से, उसकी छुट्टी को उसके निलंबन के बाद उसकी ड्यूटी पर बिताई की अवधि मानी जाएगी, मतलब वो ड्यूटी में ही माना जाएगा। 143 क्लास 3 में है, निलंबनाधीन अभ्यावेशित बल सदस्य अपने आयुध मतलब आर्म एम्युनिशन और साज सज्जा क्वार्टर मास्टर या ऐसे अधिकारी के पास जमा करेगा जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। निलंबित जब हो जाता है उसके पास जो भी गोला बारूद हथियार ये सब रहते हैं या साज सज्जा तो क्वार्टर मास्टर इंस्पेक्टर के पास कार्यालय में जमा कराएगा या जहाँ पे अनुशासनिक अधिकारी द्वारा बताया जाएगा वहाँ पे वो उसको जमा करा देगा। 143 की क्लास 4 में बताया गया है कि निलंबनाधीन बल सदस्य अपनी वर्दी नहीं पहनेगा और ना तो उसे ग्राउंड ड्यूटी पर और ना किसी ऐसी ड्यूटी पर नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे बल सदस्य के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़े और ना ही उसे आयुध और गोला बारूद दिया जाएगा। एकदम साफ स्पष्ट है कि निलंबित बल सदस्य ड्यूटी वर्दी नहीं पहनेगा और उसे किसी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा या ऐसी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा जहां उसे बल सदस्य के रूप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े और उसे हथियार गोला बारूद भी ये सब इशू नहीं किया जाएगा। 143 क्लास 5 में है, निलंबनाधीन बल सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के लिए युक्त सुविधा दी जाएगी, मतलब उसे अपनी बात कहने का अपने बचाव में पूरा मौका दिया जाएगा। अब आती है अगली धारा 16 का बल सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र आयुध आदि की सुपुर्दगी। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा धारा 16 में जो बल सदस्य निलंबित हो जाता है उनके निलंबन के दौरान क्या कर्तव्य हैं। धारा 16 का में संशोधन करके का जोड़ा गया है, बताया गया है कि जो बल सदस्य नहीं रह जाते हैं किसी कारण से सर्विस से छूट जाती है, चाहे रिमूव हो जाए चाहे डिसमिस हो जाए या तो उन व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र और जो भी आयुध रहता है उसको सब जमा करेंगे। इसके क्लास 1 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारणवश बल सदस्य नहीं रह जाता है अपनी नियुक्ति प्रमाण पत्र जो धारा 7 के तहत दिया जाता है नियुक्ति पर आयुध साज सज्जा वस्त्र और अन्य वस्तुएं जो उसे बल सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हों ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल समर्पित कर दे या जो उन्हें प्राप्त करने में सशक्त हो। यदि कोई बल सदस्य जब बल सदस्य नहीं रह जाता है तो अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र नियम है कि अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र जमा कर दे और उसके पास जो भी आयुध गोला बारूद साज सज्जा है वे वस्तुएं जो है उस सक्षम अधिकारी के पास समर्पित कर दे, जमा कर दे। धारा 16 का के क्लास 2 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति जो अपने को दिया गया नियुक्ति प्रमाण पत्र आयुध साज सज्जा वस्त्र अन्य वस्तुएं जो धारा 1 की अपेक्षा अनुसार समर्पण करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा, मतलब जानबूझ के नहीं जमा करेगा या समर्पित नहीं करेगा या इनकार करेगा जमा करने से, तो अगर ऐसा जो नहीं करेगा उसका उसके ऊपर ये आरोप दोष सिद्ध पर हो जाएगी कि जानबूझ के इनकार किया था, जानबूझ के नहीं जमा किया था, ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो उसे सज़ा दिया जा सकता है जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ऐसा बल सदस्य जो जानबूझकर नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं जमा करेगा, बल सदस्य नहीं रह जाने के बाद आयुध साज सज्जा नहीं जमा करेगा, जानबूझ के इनकार करेगा, उपेक्षा करेगा और उसका यह आरोप प्रूफ हो जाएगा तो उसे 1 महीने की सज़ा हो सकती है या जुर्माना 200 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्लास 3 में बताया गया है इस धारा की कोई बात ऐसे किसी वस्तु को लागू नहीं होगी समझी जाएगी जो महानिदेशक के आदेशों के अधीन उस व्यक्ति को जिसे दी गई संपत्ति हो गई हो। जो चीज़ महानिदेशक के आदेश द्वारा दी जाती है उसको वो जमा नहीं करेगा, वो धारा 2 के अंतर्गत धारा 1 के अंतर्गत नहीं आएगा। अगली धारा है धारा 17 कर्तव्य पालन में गफलत करने का दंड। अब धारा 17 में जो व्यक्ति बल सदस्य कर्तव्य पालन में गफलत करता है, लापरवाही करता है, उसको यहाँ दंड मिलेगा, ये बताया गया है। धारा 9 में सख्ती था, जो वरिष्ठ अधिकारी उसको कर्तव्य में गफलत कर लापरवाही गफलत करने पर दे सकता है, और वो दंड यहाँ पे है धारा 17 के तहत। इसका क्लास 1 में बताया गया कि धारा 9 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
ऐसे प्रत्येक भर्ती किए गए बल सदस्य को अथवा जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण का या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए गए किसी कानूनी आदेश को जानबूझकर भंग करने या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी होगा, अथवा जो अपने पद के कर्तव्य से अपने को बिना आज्ञा के हटा लेगा या छुट्टी लेकर अनुपस्थित होने पर उस छुट्टी की समाप्ति पर समुचित कारण के बिना अपनी ड्यूटी पर नहीं आएगा, अथवा जो भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन के लिए अपने को प्राधिकार के बिना लगाएगा या जो कायरता का दोषी होगा, बल अभिरक्षा में ले लिया जाएगा और दोष सिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। जैसा कि एकदम स्पष्ट है, छुट्टी लेके गए हैं तो बिना किसी वजह से सूचना नहीं देंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे, कर्तव्य पालन में लापरवाही करेंगे, जानबूझकर उपेक्षा करेंगे, ड्यूटी से भागेंगे, कायरता दिखाएंगे, जो भी इसमें है, तो आपको उस चीज़ का दोषी पाया जाएगा तो आपको बल अभिरक्षा में ले लिया जाएगा और आरोप सिद्ध होने पर आपको 1 वर्ष तक की भी सजा हो सकती है। इसके क्लास 2 में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में भले भी कोई लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक अपराध जमानती होगा, अजमानती होगा, संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, जैसा भी लिखा हो वहाँ की कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस अधिनियम के तहत इस धारा के अधीन जो भी दंडनीय अपराध आपको दिया जाएगा वो संज्ञेय माना जाएगा और अजमानती माना जाएगा। यहाँ पर CRPC इसके ऊपर लागू नहीं होगी। इस धारा क्लास 3 में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार भर्ती किए गए किसी बल सदस्य द्वारा किए गए और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को अथवा भर्ती किए गए किसी बल सदस्य द्वारा किसी अन्य बल सदस्य के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की जांच करने या उसका विचारण करने के प्रयोजन के लिए सहायक महानिरीक्षक, वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट में किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दे सकेगी। परंतु जब अपराधी छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर हो, अनुपस्थित हो, या जब अपराधी भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित न हो। नंबर 3, जब वो अपराध छोटा हो या भले ही वो अपराध भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्य से संबंधित हो। या नंबर 4, जब ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे कमांडेंट के लिए जिसमें कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं, अपराध की जांच या उसका विचारण करना संभव न हो, तब उस अपराध की यदि वह निर्धारित प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है ऐसी अपेक्षा करे, जांच या उसका विचारण उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मामूली दंड न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। तो धारा 3 में एकदम स्पष्ट है कि यदि विभागीय जो अपराध है उसके तहत जो भी होगा उसको उसके नियमानुसार जो है उसका जांच विचारण होगा, और यदि उसकी अधिकारिता क्षेत्र से सख्ती से बाहर है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर वाली बात आती हो, पुलिस का अधिकारिता क्षेत्र आ जाता हो, तो उससे संबंधित अपराध के जांच या विचारण के लिए उस क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले मामूली दंड न्यायालय को दे दिया जाएगा और वो उसका जांच और विचारण करेगा या करवाएगा। इस धारा की क्लॉज 4 में उल्लिखित है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भर्ती गए किसी बल सदस्य को किसी कानून द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए उस कानून के अधीन अभियोजित किए जाने से अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन ऐसे किसी शास्त्रीय दंड का जो ऐसे अपराध के लिए इस धारा द्वारा उपबंधित शास्त्रीय दंड से भिन्न या कठोरतम है, भागी होने से रोक करती है। परंतु कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। इस धारा का क्लास 4 का अर्थ यह हुआ कि विभागीय दंड देने से उसे रोका नहीं जाएगा। अगर उसको उसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है तो वहाँ देखा जाएगा, किंतु उसको विभागीय अगर दंड दिया जा सकता है तो दिया जाएगा, उससे वंचित नहीं हो सकता। परंतु यह ध्यान रखा जाएगा कि वो व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड ना पाए। अगली धारा है धारा 18, बल सदस्यों पर 1922 का अधिनियम 22 का लागू
होना। इसमें उल्लिखित किया गया है कि बल के सदस्यों पर पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह पुलिस बल के सदस्यों पर लागू होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 मतलब पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 की धारा 3 के तहत द्रोह अर्थात द्वेष उत्पन्न करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि आप उस बल के भीतर, पुलिस बल के भीतर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे पुलिस बल सदस्यों में द्वेष आपस में उत्पन्न हो जाए, उपद्रव हो जाए, उससे बल की छवि पे असर पड़े, तो आपको उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि ऐसा अपराध अगर आप करते हैं, ऐसा कुकृत्य करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। और ऐसे दंड के लिए सज़ा 2 महीने का कारावास है या जुर्माना है, जो अधिक से अधिक 200 रुपया है या दोनों है। पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट की धारा 3 यही है जो आरपीएफ के ऊपर भी लागू होती है। अगली धारा है धारा 19, कुछ अधिनियमों का बल सदस्यों को लागू न होना। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1942 या कारखाना अधिनियम 1948 औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिधि निर्धारण के संबंध में किसी राज्य में प्रवृत्त लागू किसी तथा स्थानीय कानून की कोई बात बल सदस्यों को लागू नहीं होगी। धारा 19 में कुछ 4-5 एक्ट बताए गए हैं जो लगभग सब वर्क और उसके वेतन या उसके बदले में पाए जाने वाले वेतन भत्तों से संबंधित लगभग है। जैसे मजदूरी संदाय अधिनियम एक्ट से स्पष्ट है कि मजदूरों से संबंधित है कि कितना काम करेंगे उनको उसके बदले में क्या मिलेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम फैक्ट्री से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है। कारखाना अधिनियम ये भी वही है। औद्योगिक, तो इन सभी अधिनियमों में मजदूरों, उनके वर्करों से संबंधित, उनके वेतन, पारिश्रमिक से संबंधित है और यह आरपीएफ के ऊपर इसलिए इसको लागू नहीं किया गया है कि लागू होने से कोई भी बल सदस्य यह कहेगा कि हम 8 घंटा से अधिक ड्यूटी नहीं करेंगे, ड्यूटी करेंगे तो उसको हमको वेतन और मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। इसलिए इन अधिनियमों को आरपीएफ के ऊपर से एकदम नकार दिया गया है कि ये सब अधिनियम आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। जो आरपीएफ के लिए बनाया जाए वही आपके ऊपर लागू होगा रेल में। अगली धारा है धारा 20, बल सदस्यों के किए गए कार्यों का बचाव। इसमें उल्लिखित किया गया है कि धारा 20 क्लास 1 में कि बल के किसी बल सदस्य के द्वारा किए गए कर्तव्य पालन में किसी किए गए दावों या कार्यवाही में उसके लिए यह सही होगा कि वह कथन करे कि वह ऐसा कार्य योग्य प्राधिकारी के आदेशानुसार किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्तव्य पालन में यदि उससे कोई अपराध हो जाता है कार्यवाही के दौरान, तो वो इस बात को बताए कि उसने ऐसा कार्य जो है किसी वरिष्ठ अधिकारी या अधिकारी के आदेशानुसार किया है। क्लास 2 में है कि कोई भी ऐसा कथन उस आदेश को प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जा सकता है कि जिसमें उस कार्य को रोकने का आदेश जारी किया गया है, और यदि वह ऐसा प्रमाणित कर दे तो बल सदस्य उस प्रकार के लिए किए गए कार्य की जवाबदेही से मुक्त कर दिया जाएगा, भले ही उस आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्र में त्रुटि ही क्यों न हो। अब पहला पॉइंट से स्पष्ट है कि आपको कहना होगा कि ये आदेश ऐसे अधिकारी ने दिया है, और उसके बाद उसको प्रस्तुत करके उस आदेश को जिसने दिया प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, तो फिर आपके द्वारा उस किए गए कार्यवाही के दौरान कोई आरोप जो हो गया है, अपराध हो गया है, उससे आपको मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये माना जाएगा कि आपने खुद नहीं किया है, आपने किसी अधिकारी के आदेश के पालन में ऐसा किया है। क्लास 3 में है किसी अन्य प्रचलित कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानूनी कार्रवाई, चाहे वह व्यवहारिक हो या आपराधिक हो, जो कानूनी ढंग से बल के किसी बल सदस्य के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए की जा सकती है कि जिसे उसने इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों या ऐसे अधिनियम या इसके अंतर्गत बने हुए नियमों के अनुसार या वैसी नीयत से किया हो, उस कार्य के लिए 3 महीने के भीतर आरंभ कर दी जाएगी, और ऐसी कार्यवाही करने से कम 1 महीना पहले उस व्यक्ति को और उसके वरिष्ठ अधिकारी को उस कार्यवाही का और उसके कारण की लिखित सूचना देना होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो कर्तव्य पालन से जो अपराध हो गया है
तो उसकी जो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी वो 3 महीने के अंदर प्रारंभ कर दी जाएगी। परंतु ऐसी कार्रवाई करने से 1 महीने पहले उस बल सदस्य को सूचना दी जाएगी और उस अधिकारी को उस कार्रवाई का और उसके कारण की लिखित सूचना देना होगा कि क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसका कारण क्या है। अगली धारा और अंतिम धारा है धारा 21, नियम बनाने का अधिकार। केंद्रीय सरकार सरकारी गजट में घोषणा करके इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए नियम बना सकती है। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार गजट के माध्यम से घोषणा करके इस अधिनियम में जो बात उल्लिखित है उस अधिनियम को फॉलो करते हुए बल के पक्ष में जो आवश्यक हों नियम भी बना सकती है। जैसे आरपीएफ रूल है, इसकी धारा 21 क्लास 2 में है, उपरोक्त अधिकार की प्रधानता को बिना प्रतिकूल प्रभाव रखते हुए नीचे लिखे प्रयोजनों के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रयोजन हैं जिसके लिए नियम बना सकती है, वो कई बिंदुओं पर हैं जो आरपीएफ के पक्ष में आरपीएफ के शासन प्रशासन पर्यवेक्षण चलाने के लिए बल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो आवश्यक होगा वो सब नियम बनाने के लिए ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आरपीएफ एक्ट धारा 1 से लेकर धारा 21 तक विस्तार पूर्वक हम लोगों ने अध्ययन किया और इसके बाद मेरे द्वारा इस आरपीएफ एक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी धाराओं से संबंधित उसका बहुविकल्पी प्रश्न बना के टेस्ट सीरीज के रूप में अगली वीडियो में भेजा जाएगा। तो सभी बल सदस्यों से अनुरोध है कि आरपीएफ एक्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए इस वीडियो को पढ़ें और पढ़ के अध्ययन करें और उसके बाद जब टेस्ट इस आरपीएफ एक्ट की टेस्ट सीरीज आएगी तो उसको आप लोग पढ़ करके अपने ज्ञान को आकलन करिए कि आरपीएफ एक्ट के सभी बिंदु से बनने वाले प्रश्न की तैयारी मेरे द्वारा हो गई है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आरपीएफ एक्ट की टेस्ट सीरीज के साथ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।